नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, वायनाड में वोटिंग के बाद फैसला होगा। रायबरेली और अमेठी सीट पर होगा फैसला। नाम के ऐलान को लेकर होगी स्थिति साफ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, अभी रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें वायनाड में वोटिंग के बाद फैसला होगा। रायबरेली और अमेठी सीट पर फैसला होगा। नाम के ऐलान को लेकर स्थिति साफ होगी। अभी रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं होगा। वायनाड में वोटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। वायनाड से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी। रायबरेली और अमेठी सीट पर फैसला होगा। वायनाड में वोटिंग के बाद यह फैसला लिया जाएगा। तो नाम के ऐलान को लेकर फैसला जल्द संभव है। अभी रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि वायनाड में वोटिंग के बाद फैसला संभव है। पहले वायनाड में वोटिंग होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। वायनाड से कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वायनाड से ही सांसद भी है राहुल गांधी। रायबरेली और अमेठी सीट पर फैसला होगा और नाम के ऐलान को लेकर स्थिति साफ होगी। तो अभी तक कांग्रेस ने अपने गढ़ रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से खबर बता दें कि अभी रायबरेली और अमेठी में फैसला नहीं होगा। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें कि वायनाड में वोटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आदित्य कुमार न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले वायनाड में वोटिंग होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा रायबरेली और अमेठी सीट पर। देखिए रिया, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिसमें रायबरेली और अमेठी का नाम आता है। और उसमें अभी कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। लेकिन अभी जो है सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, तो ये चीज़ साफ हो रही है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले वायनाड में वोटिंग हो जाए। जो वोटिंग की तिथि है कि 26 अप्रैल के बाद जो है इस मामले में जो सारी धुंधली तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। 26 अप्रैल को पहले वायनाड में वोटिंग होगी, उसके बाद ही जो प्रत्याशी होंगे वो अमेठी और रायबरेली, तो वहां से जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी वो वायनाड में वोटिंग के बाद होगी। तो देख सकते हैं कि साउथ में वायनाड के तार जो हैं यूपी के दो हाई प्रोफाइल सीट जो कांग्रेस के हैं, रायबरेली और अमेठी, वहां से जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी इन सीटों पर दावेदारी की थी और कहा था कि जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। फिलहाल अभी जो भी धुंधली तस्वीरें हैं वो 26 अप्रैल को जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगी। अभी सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में कांग्रेस कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, क्योंकि दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं। और स्मृति ईरानी जो है फिलहाल सांसद हैं, पिछली बार वो जीत गई थी। तो इस बार जो है प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कुछ ऐसे प्रत्याशी खड़े करना चाह रही है कांग्रेस, जो वहां से जीत हासिल करके ही लौटे। आदित्य, जिस तरह से अब क्योंकि ये बात सामने आ गई है कि पहले वायनाड, जहां से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, पहले वहां वोटिंग हो जाए, उसके बाद अमेठी और रायबरेली के भविष्य का जो है निर्णय किया जाएगा। क्या मायने निकाले जाए इस बात के?
देखिए आपको बता दें कि पहले वहाँ पर वोटिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। वहाँ पर एक बार वोटिंग हो जाए तो उसके बाद कांग्रेस आला कमान तय करेगी क्या समीकरण बनते हैं, वोटिंग पे क्या लहर रहती है, वायनाड की क्या स्थिति रहती है, वहाँ जनता किस ओर रुख करती है। तो देखिए फाइनल में यही एक बात निकल कर आ रही है सामने कि कांग्रेस अपनी हाई प्रोफाइल सीटों को इस बार जीतना चाहती है और किसी भी तरीके से अपनी दोनों हाई प्रोफाइल सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है। आपको मैंने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी दावेदारी उस पर दी थी, लेकिन फिलहाल उस पर होल्ड लग गया है क्योंकि लेकिन आदित्य, जिस तरह से लगातार जो अमेठी और रायबरेली में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार गांधी परिवार से किसी सदस्य का वहां से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली पुरानी सीटें रही हैं कांग्रेस की, जिससे कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे जो है वहां से चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में वहां के कार्यकर्ताओं के मन में, वहां के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि गांधी परिवार की जो ये विरासत है वो आगे बढ़े और रायबरेली अमेठी सीट से जो है कांग्रेस का ही कोई बड़ा चेहरा, गांधी परिवार का कोई बड़ा चेहरा जो है वहां पर उतरे। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ऐसी चाह है क्योंकि ये पुरानी सीटें रही हैं, तो कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि जो विरासत कांग्रेस की चल रही है वो आगे भी बढ़े और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरा प्रयास है, उनकी चाहत है। तो इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा बिल्कुल आदित्य, और यही वजह है कि समय लिया जा रहा है, डिले कर दिया गया है इस निर्णय को और बोला गया है कि पहले वायनाड में वोटिंग हो जाए, उसके बाद कांग्रेस रायबरेली और अमेठी को लेकर कुछ निर्णय लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली से सीएम केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, कल केजरीवाल पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका पर फैसला जल्द आ सकता है, कल आ सकता है। केजरीवाल की अर्जी पर फैसला कल। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुरक्षित रखा था फैसला। तो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी की, जिसके बाद फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था। कल केजरीवाल पर फैसला हाईकोर्ट सुना सकता है। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस फैसले का बेसब्री से इंतजार करेंगे। 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो उनकी लीगल टीम है वो उसने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब इस मामले पर कल फैसला संभव है। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा कि लोग गर्व से मानते हैं कि भारत दुनिया का सिरमौर है, लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। पहले दुश्मन देश भारत की सीमाओं में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकारें आंखें बंद कर लेती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। 4 दिन पहले ब्रिटेन का प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन पढ़ रहा था। इसमें बताया कि पाकिस्तान के अंदर चुन चुनकर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और पाकिस्तान इसका शक भारत पर जता रहा है। ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। ये चीजें आज दिखती है कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना, अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना,
ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जनपद को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार, नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। और भाइयों, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। 80 लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश में। 7 चरणों में चुनाव होने, लेकिन हम आश्वस्त हैं उत्तर प्रदेश में। और कल मैं राजस्थान में था, राजस्थान में भी यही आश्वस्ति का भाव है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर एक ही भाव है। सबके मन में एक ही भाव है, एक ही आश्वस्ति है। और संभवतः आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन है जिसके परिणाम के बारे में भी जनता जनार्दन पहले से अवगत है। और वह परिणाम के बारे में अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। इस बार भी बस्तर समेत पूरे प्रदेश के मेरे परिवारजन सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बलिराम कश्यप को याद किया। हजारों लाखों आदिवासी बहनें भी शामिल हैं। भाई और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में 125 से भी कम एकलव्य आवासीय विद्यालय थे। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय है। कांग्रेस की सरकार के दौरान सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिलती थी। आज ये संख्या 100 के पास पहुंच रही है। साथियों, आपका सपना और ये मोदी की गारंटी है। राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने
जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े विस्तार से बताते थे, यहां की भाजपा सरकार ने धान किसानों के बकाए रकम को चुकाने की गारंटी पूरी कर दी, तेंदुपत्ता संग्राहों को दी गारंटी पूरी कर दी। मैं यहां की बहनों को विशेष बधाई दूंगा, महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने लगा है। और मेरे साथ मुख्यमंत्री जी ने बताया, काशी बाबा के धाम से मुझे इस योजना में भागीदार बनने का कार्यक्रम में साथ आने का मौका मिला था। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। साथियों, मोदी ने जब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नया चुनावी कैंपेन जेल का जवाब वोट से लॉन्च कर दिया है। संजय सिंह, संदीप पाठक और गोपाल राय ने मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा से हटाने के लिए मोदी जी ने जेल में डलवा दिया। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को हटाया गया है। अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। केजरीवाल जी ने अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी और शिद्दत से की है। आज मुझे ये लगता है अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, दिल्ली के 2 करोड़ जनता के ऊपर है, दिल्ली के हर परिवार के ऊपर है। पूरी दुनिया देख रही है जिस केजरीवाल ने दिल्ली के हर परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। केजरीवाल जी ने अपने सारे मंत्रियों को दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सरकार दांव पे स्टेक पे लगा दिया, खुद जेल चले गए, लेकिन जनता के लिए संघर्ष करने से रुके नहीं। आज पूरी दुनिया देख रही है दिल्ली की तरफ कि क्या होगा दिल्ली में, कैसे होगा दिल्ली में। जिस केजरीवाल ने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, दिल्ली की जनता उसको कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सत्ताधारी दल बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाखों का भ्रष्टाचार किया है, चुनावी बॉन्ड्स के नाम पर घोटाला किया गया है, घाटे वाली कंपनियों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था।
मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं इसकी तो पूरी सीरीज अब चलेगी कि कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनियां ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा ही नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफे का 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा, 93 टाइम्स मोर, 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और जीरो टैक्स पे किया है, जीरो टैक्स। वहीं मथुरा से बीजेपी की मौजूदा सांसद और तीसरी बार लोकसभा की प्रत्याशी हेमा मालिनी से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की। जन समस्याओं को लेकर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की हेमा मालिनी ने। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही यमुना की सफाई पर भी खुलकर बात की। क्या कुछ कहा हेमा मालिनी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मथुरा की सांसद यानी तीसरी बार यहाँ पर लोकसभा की प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी से अभी हम बात करेंगे। और अभी हम उनके आवास पर आए हुए हैं जो वृंदावन के ओमेक्स में है, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे मथुरा की जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि 10 साल से वो लगातार सांसद हैं और तीसरी बार भी मैदान में हैं, यानी चुनाव मैदान में हैं और चुनाव भी तेजी से उनका चल रहा है। तो आइए हम उनसे अभी बात करते हैं। मथुरा की जाम की जो समस्या है उसके लिए आपको क्या कहना है? उसके लिए हमने ये जो 84 कोस परिक्रमा जो बना रहे हैं उसमें से बहुत अच्छा सा आप लोगों का आराम मिलेगा, ऐसा काम उसमें कर रहे हैं। क्योंकि वो पूरा हमारे वृंदावन के अंदर आते हुए वो रोड बनने वाला है। जो 84 कोस परिक्रमा जब बनेगा उसके साथ साथ बनने का वो प्रोग्राम है। 11 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मैं लेकर आई हूँ हमारे मथुरा के लिए। वो काम होना चाहिए, जल्दी से स्टार्ट हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है मेरा, एक सवाल ये है कि जो मथुरा वृंदावन में जाम लगता है, वृंदावन में इतना जाम लग जाता है, ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर पे एकदम जाम की समस्या है, वो कॉरिडोर का निर्माण कब तक शुरू?
तो निर्माण अभी जल्दी से शुरू होगा। अभी केस कोर्ट में है ना, केस जिन लोगों ने केस लगा के रखा है हमारे, नहीं, हाई कोर्ट ने तो परमिशन दे दी है। अभी स्टार्ट हो जाए। अभी वी आर ओनली वेटिंग फॉर दिस इलेक्शन टू गेट ओवर, तो स्टार्ट हो जाएगा। और ये ज़्यादा भीड़ ओनली बांके बिहारी में आने की आवश्यकता नहीं है, ये क्योंकि ये पूरा नगर जो है वृंदावन टेम्पल सिटी है, मंदिरों से भरा हुआ है। इतने अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं यहाँ पे, और ये बहुत फेमस भी है सप्त देवालय। वो सब जाकर लोग देखें, और वहाँ पे भी वही भगवान कृष्ण है, सिर्फ बांके बिहारी में नहीं। और लोग जाते सिर्फ उधर और सीधा वापस चले जाते हैं, ऐसा ना करें। उनका बाकी जगह जाना चाहिए, ताकि एक ही जगह में भीड़ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम, एक सवाल है कि यमुना जो शुद्धिकरण की आपने पहले भी कहा था, उसके लिए मैं आपसे जो है थोड़ा। हाँ जी, वो शुद्धिकरण के लिए मैंने बहुत बात किया है। काफ़ी चीज़ हो रहा है ऑलरेडी। 20 नाले जो है उसको टैप कर दिया गया है, अभी और 4 बाकी है, उसको करना है। लेकिन ये सब करने के बाद भी शुद्धि। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।